हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे मैं अपने चैनल पे एसएट से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, साथ में जो मैंने टीजीटी साइंस का सिलेबस और पीजीटी केमिस्ट्री कुछ पोर्शन मैंने मैथ का भी करवाया है, हिंदी इंग्लिश के मैंने नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, चैनल पे ही सीडीपी के करवाए हैं। तो उसके बाद बहुत सारी वीडियोज के नीचे ये वाले जो डाउट है ना, इनको लेके मैंने वीडियोज भी बहुत बनाई हुई है। छोटी छोटी चीजें जो सबके मन में आती है उनको लेके मैंने बहुत सारी वीडियोज है वो चैनल पे डाली हुई है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम इसके लिए वीडियो बना दो, इसके लिए वीडियो बना दो। तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं कि मैं हाउसवाइफ हूँ, कैसे पढ़ सकती हूँ। तो देखो, टाइम तो आपको अपने लेवल पे निकालना पड़ेगा, लेकिन इतना जितना मुझसे हो सकता है चीजों को एक्सप्लेन करने में उतना मैं यहाँ पे बोल दूंगी। बाकी जिसको अगर आपको ये लगे कि हाँ हमें थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा तो आप उसको फिर अपना लेना, अदरवाइज आप इसको छोड़ देना। तो बस ये वाली चीजें देखो, ये वाले कमेंट है ना बहुत सारी वीडियोस के नीचे मिलेंगे कि 1 महीना रह गया है एसेट को। वैसे तो देखो 1 महीना 7 दिन है, क्योंकि 7-8 को होने वाला है और नोटिफिकेशन नहीं आया है। और ये वाला भी आता है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखो, नोटिफिकेशन का अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अक्टूबर लास्ट में आता है या तो फिर हमारा जो नवंबर स्टार्टिंग में आता है। तो अभी अक्टूबर है, उसके जो दिन है वो खत्म होने वाले हैं, लेकिन अभी नवंबर के फर्स्ट वीक है। एटमोस्ट वहां तक तो जो आपका नोटिफिकेशन है वो आ ही आ जाएगा। तो आपने नोटिफिकेशन को लेट के पैनिक नहीं होना है, क्योंकि उसमें तो हमें फॉर्म ही फिल करना होता है ना। बाकी जो डेट है एग्जाम की वो तो हमें पता ही है, और सिलेबस में भी इतना ज्यादा तो चेंज होगा नहीं कि हम उस चेंज को फिर ये वाला जो पढ़ेंगे वो काम ही नहीं आएगा, तो इतना चेंज भी नहीं होएगा। तो सिलेबस को लेके आपने पैनिक नहीं होना, सिलेबस आए सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन आने के बाद भी 1 महीना रहेगा, तो उसमें उन चीजों को कवर कर लेना। जो पहले वाला सिलेबस है वो मैंने बहुत सारे बच्चों के पास भेजा हुआ है, अगर आपको भी चाहिए तो आप कमेंट छोड़ सकते हो सिलेबस का। वहां से आप अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सिलेबस देखो। अब यहाँ पे कमेंट आते हैं बहुत सारे कि हमें मैम एसएसटी का सिलेबस बता दो, हिंदी का बता दो। अब जो सारे सिलेबस है वो मैं इस यहाँ पे ऐसे बोर्ड पे वीडियोस लेके नहीं आ सकती, क्योंकि सबके अपने कुछ काम होते हैं और साथ में मेरी जो स्टडी है वो भी साइड बाय साइड होती है। तो उनके लिए मैं आपको सिलेबस की पीडीएफ दे देती हूँ कि जिसको जिस सिलेबस की पीडीएफ जो सिलेबस चाहिए ना, तो उस पीडीएफ में से आप देख सकते हो कंप्लीट पीडीएफ की, वो कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ हो वो, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन की बात यह है कि आ जाएगा। नोटिफिकेशन से हमें क्या लेना, जब हमें अपने एग्जाम की डेट है वो पता है, तो नोटिफिकेशन जैसे भी आएगा आपने तो बस फॉर्म ही तो फिल करना है ना, तो वो तो हो जाएगा। उसके बाद ये वाले डाउट है वो बहुत बार आते हैं कि 1 महीने में क्या अब तैयारी हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ पे आप ये मान के चलो कि 1 महीना 7 दिन ही रहते हैं। अब ये तो जा ही चुके, और ऐसे हमारे ये 2-3 दिन है वो दिवाली में भी जाएंगे, तो फिर ये वाले दिन भी ऐसे मान के चलो है ही नहीं। तो फिर मीन्स कुल मिला के 1 ही महीना रहेगा, तो क्या इस 1 महीने में एस्टेट हो सकता है? तो इससे पहले मैंने सेम वीडियो डाली थी कि क्या 1 महीने में एस्टेट है वो हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने ये वाली चीज दोबारा ली है, क्योंकि कई बच्चों के मन में ये होता है कि क्या हो जाएगा नहीं होएगा। उसके बाद ये वाला कि क्या जो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना वो एनएफ है, जो हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसके लिए। उसके बाद क्या है, हाउसवाइफ, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मैम हम हाउसवाइफ है तो हम कैसे प्रिपेयर करें। अब वो वाली चीज भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो। बाकी वो देखना आपने है कि आप टाइम कैसे निकालोगे, वो तो आपने खुद नहीं निकालना पड़ेगा। उसके बाद पीवाईक्यू का कितना बेनिफिट है, कि पीवाईक्यू जब हम करेंगे तो उनका बेनिफिट होएगा या नहीं होएगा। पीवाईक्यू करे कहाँ से, अब हमारे पास ये वाली दिक्कत आ जाती है कि हम पीवाईक्यू को कहाँ से करेंगे, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे डाउट है आज एक ही वीडियो में हम लेके चलेंगे। उसके बाद मेरी साइड से आपका कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर छोटा मोटा डाउट रह जाता है तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो, 1 महीने में तैयारी आपकी कैसी हो सकती है। अगर आपको प्रॉपर सिक्योरिटी अपने हाथों में लेनी है ना, कि हमारा एग्जाम है वो हर हालत में हमने क्रैक करना है, और आपके पास एनफ टाइम है ना, तो फिर आपने 1 महीने में तैयारी करने के लिए 8 आवर्स तो मिनिमम देने पड़ेंगे। अब देखो, कहने को मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आप 2 महीने पढ़ो, रेस्ट एट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ ना तो फिर वो लॉस है, आपको उस लॉस को फिल करने में पूरा 1 साल लगेगा। तो उस लॉस से बचने के लिए अब 1 महीना है, अगर 1 महीना भी आप अपने 8 घंटे नहीं दे सकते ना किसी एग्जाम को, तो फिर हम नहीं मान सकते कि आप उस एग्जाम को लेके सीरियस हो गए, क्योंकि अब जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो पहले साल में ही आएंगी, या तो फिर 4 साल बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो फिर अगर अब आपने 8 आवर्स दे दिए और आपका एग्जाम है वो क्वालिफाई हो गया, तो ये आपके लिए फिर लाइफ टाइम काम आएगा, क्योंकि अब जो एस्टेट की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो गई है। तो यहाँ पे आपको 150 में से 90 मार्क्स लेके आने होते हैं, कि 91 भी हमारे एक बार आ जाए ना, तो जिसको मॉडिफिकेशन चाहिए, नहीं हमें तो 100+ मार्क्स चाहिए। तो अगर आपको 100+ मार्क्स चाहिए तो आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है, आप हर बार दे लो।
अपने जो एग्जाम के जो भी ये मार्क्स है उनको हर बार मॉडिफाई कर लो कि आपके जितने एग्जाम जो ज्यादा वाला आएगा आप उसको लगा लेना, लेकिन एक बार इतनी तो हमारे पास होनी चाहिए कि एटलीस्ट क्वालिफाई तो हम हैं उस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको 90 मार्क्स लेने होते हैं 150 में से। तो इन ये 8 आवर्स है ना, अब एक महीने में तो आपको 2 से 3 घंटे तो आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा ना उसको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो 60 मार्क्स का आता है, और ये लगाओ आप 60 मार्क्स है वो कम नहीं होते। अगर हमारे इस 60 में से 35 प्लस मार्क्स नहीं आए ना तो फिर हम नहीं मान सकते कि हम एक सेफ लाइन पे खड़े हैं। 35 तो बहुत कम हो गए ना, 25 तो हमने छोड़ भी दिए। तो आप 25 को अगर लीव भी कर दोगे तो उसके बाद आपके पास कितने मार्क्स बचेंगे? 35। तो मिनिमम से मिनिमम 35 मार्क्स तो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक में होने ही चाहिए, जब और कॉमन पोर्शन भी फिर रहता है। उसके बाद देखो 2-3 घंटे आपको मिनिमम देनी है। तो अब अगर 3 घंटे आप दे पाओ ना तो आपने देने ही देने हैं। इन 3 घंटे में भी अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक को प्रिपेयर करोगे तो वो मैं बाद में बताऊंगी कैसे करना। आपने पहले ये देखो कि कितने घंटे आप पढ़ सकते हो। तो 3 घंटे लगा के चलो आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक को देने हैं। बचे हमारे पास क्या? 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में आपने क्या करना है? 1 घंटा सीडीपी को देना है, क्योंकि सीडीपी है वो 30 मार्क्स की आती है, और 30 मार्क्स भी कोई कम मार्क्स नहीं है। और कितना बिल्कुल मीन्स थोड़ा पढ़ के भी हम 22-23 मार्क्स है वो सीडीपी में लेके आ सकते हैं, अगर हमने 1 घंटा भी दिन में दिया। 30 1 घंटे में हमारा एक टॉपिक हो जाएगा अगर आप अच्छे से करोगे तो। आप ये लगाओ हमारे पास 30 दिन है तो हमारे 30 टॉपिक हो गए। तो 30 टॉपिक में से तो अगर 21 मार्क्स भी आ गए तो फिर वो मार्क्स हमारे लिए कम नहीं है, मीन्स ठीक है अगर 1 महीने की तैयारी ही है आपकी तो। उसके बाद बचा हमारे पास क्या? 1 घंटा हमने इसके दिया, उसके बाद बचे हमारे पास 4 आवर्स। और सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ और रीजनिंग। हमारे पास सब्जेक्ट ये वाले सब्जेक्ट बचे। इनमें भी आपने 1 घंटा इंग्लिश को देना है और 1 घंटा प्रॉपर हिंदी को देना है। 1 घंटा तो कम से कम देना ही है। हम ये नहीं सोच सकते कि आप बिल्कुल टाइम नहीं दोगे तो आपका हो जाएगा। और इस 1 घंटे में आप क्या कर सकते हो? इस 1 घंटे में एक टॉपिक पढ़ो और उसके पीवाईक्यू करो। उस जो भी 1 घंटा आप दोगे ना एक टॉपिक को पढ़ो, उसमें भी देखो आपके पास क्या है, 1-1 घंटा दोगे ना तो यहाँ से भी आपके 30-30 टॉपिक हो जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में से। उसके बाद हमारे पास 2 ही घंटे बचते हैं। 2 ही घंटे में जीके, रीजनिंग, मैथ में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि कैसे आप करोगे। या तो ये करो कि एक दिन आप क्या करो, 2 के 2 घंटे मैथ के टॉपिक को कंप्लीट ही कर दो, क्योंकि मैथ में मैंने टॉपिक वाइज सिलेबस की जो वीडियो डाली है ना, तो 15 टॉपिक ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और रीजनिंग में भी सेम ऐसा ही काम है। तो अगर 2 घंटे आप एक दिन में दोगे तो एक टॉपिक आपका एक ही दिन में हो जाएगा, और फिर आपने उसके पीवाईक्यू लगाने हैं। उसके बाद आपने इनके पीवाईक्यू लगाने हैं। और जीके के अगर आप कुछ नहीं पढ़ सकते ना तो एक मैंने वीडियो बताई थी 8 घंटे की वीडियो है, अचीवर्स एकेडमी पे है। वहां पे एक सर ने पढ़ाया है, किसी और एकेडमी वाले ने पढ़ाया है मेरे ख्याल में, वो 8 घंटे की मैराथन है। तो उसको देख लेना आप, 8-9 घंटे की इतनी है वो। और उसके बाद पीवाईक्यू पढ़ लेना, कम से कम इतना कर लेना तो भी आपके 5 to 6 मार्क्स है वो जीके में आ जाएंगे। अब 1 महीना है, आप हर टॉपिक को एक वाइड सिलेबस के रूप में लेके चलोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अब आपने बस इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ना उनको लेके चलना है। तो उस जीके के लिए उस वाली वीडियो को देखोगे, 8 घंटे की है, तो उसको तो आप 5-6 दिन में कंप्लीट कर लोगे, आसानी से कर लोगे। अगर नोट्स बनाओगे तो फिर आपको ये लगा लो 10 दिन मैक्सिमम से मैक्सिमम लगेंगे, और आपका ये जीके वाला भी हो जाएगा। तो यही है कि अगर आपने 1 महीने में तैयारी करनी है ना तो आपने इस स्ट्रेटेजी को लेके चलना पड़ेगा। और 8 घंटे से कम देने का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप हम 8 घंटे से कम देंगे और हमारा स्टेट हो जाएगा। देखो हो जाएगा, उन बच्चों का हो जाएगा जिनको या तो सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है अपने, या तो जो किसी साइड बाय साइड किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको हिंदी आती, इंग्लिश आती, जीके, रीजनिंग, मैथ सब आता है, तो उनका हो जाएगा। उनके लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप 2 घंटे दोगे, क्योंकि उन्हें पढ़ना क्या है, उन्हें तो सीडीपी पढ़नी है बस। बाकी सब्जेक्ट उनको आता मिलेगा, जो बाकी जो सब्जेक्ट है वो उनके आते मिलेंगे। तो फिर उनके लिए तो ये नई चीज काम करेगी। तो आप उसको ये नहीं बोल सकते ना कि हमने 2 घंटे में तो किया है, हमने तो 2 घंटे पढ़ के। तो वो 2 घंटे में आपने तब किया होगा ना जब आपकी जो पहले से बेस वाली जो आपके बेसिक कंसेप्ट है वो आपको आते होंगे। लेकिन जब पढ़ाई हमारे से कुछ गैप मेंटेन हो जाता है, या तो हमें एक अलग लेवल पे पढ़ना पड़ेगा ना, तो फिर वो सारी चीजें हमारे लिए नहीं हो जाती हैं। तो उस टाइम पे आपने 8 घंटे देने, अगर प्रॉपर आप ये मानोगे कि हाँ हमें अच्छे से ही प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद देखो एग्जाम आपने देना है, बाकी वो तो उस पर डिपेंड होगा टाइम पे हम कैसा अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन इतना टाइम देके हम ये तो मान सकते हैं ना, खुद को सेटिस्फाई तो होंगे
कि हमने अपना बेस्ट दिया था, वो तो बाद की बात है, हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा, देखो वो सिक्योरिटी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन आपके मन में ये वाली चीज रहेगी कि हमने अपना बेस्ट दिया है, और बाकी एग्जाम्स की सिक्योरिटी किसी के पास नहीं होती, बस हमारा सेल्फ हमें ये ना लगे, क्योंकि फिर अफसोस होएगा ना, फिर आपको वो तब तक अफसोस होता चला जाएगा जब तक आपका नेक्स्ट एस्टेट नहीं आएगा, और वो 1 साल बाद आएगा, तो फिर अफसोस नहीं रखना, बस आपने अपने लेवल पे बेस्ट देना है जितना आप दे सको। 8 से ज्यादा अगर आपके पास 10 घंटे हैं तो दे लो, एक ही तो महीना देना है। ये था क्या कि अगर आपने 1 महीने में तैयारी करनी है। उसके बाद सेकंड है, क्या एनसीईआरटी एनएफ है? तो देखो एनसीईआरटी में अब ये आता है, एनसीईआरटी हम किसके लिए पढ़ेंगे, इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे, एनसीईआरटी एनएफ और सब्जेक्ट स्पेसिफिक को। अब एनसीईआरटी हम किससे करें, किसके लिए पढ़ते हैं? एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक को करने के लिए। अगर हमारे पास टीजीटी होता है तो वहां पे हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं 6 to 8 नहीं बोलो, वैसे तो टीजीटी 6 to 8 होता है, लेकिन एस्टेट में अगर आप 6 to 12 बोल दो तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर 12th की ना कर सको तो आपने 6 to 10 तो एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आपने जो टीजीटी होगी वो 6, जो एनसीईआरटी होगी वो 6 to 10 पढ़नी है। एसएस होगी तो आपने 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आपने सारी एनसीईआरटी है वो उनको ऐसे लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा, और अगर आपका पीजीटी है तो आपने 9 to 12 तो पढ़नी ही पढ़नी है, और उसके बाद इनके पीवाईक्यू तो मस्ट है। तो ये वाली चीज है। अब ये पूछा जाता है कि क्या एनसीईआरटी एनएफ है पढ़ने के लिए? तो एनसीईआरटी एनएफ है, क्योंकि देखो जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो एनसीईआरटी में से ही आते हैं। एनसीईआरटी से बाहर आपको पूरे एग्जाम्स में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एक बार आपने एनसीईआरटी को अच्छे से करना है। एक बार आपके मन में ये क्वेश्चन आएंगे ना कि क्या कि एनसीईआरटी से हमारा नहीं होगा, तो आपने बस एक चीज देखनी है, एक बार एनसीईआरटी तो कर लो, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पेपर है वो एनसीईआरटी से आ सकता है, और हमने एनसीईआरटी नहीं की है ना अब तक, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो तो नहीं आएगा। अब बच्चे बोलते हैं कि मैम, ये बोलते हैं कि पीजीटी में तो नीट लेवल का आता है, तो देखो नीट लेवल का हम क्यों बोलते हैं, हमने नीट लेवल में क्या आता, वहां पे भी तो 11th-12th की एनसीईआरटी आती है, तो नीट लेवल कोई बाहर से थोड़ी आता, वो भी तो हमारे पास 11th-12th से ही आया है, वो भी तो उनका जो सिलेबस रहता है स्पेसिफिकली वो एनसीईआरटी लेवल ही रहता है, बस उसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अप हो जाता है, बाकी आता कहाँ से है, वो सब्जेक्ट यहाँ पे एनसीईआरटी से ही आता है। तो आपने इस चीज को लेके जितने भी डाउट आपके मन में है ना उनको छोड़ देना है। क्या कि अगर हमने यहाँ पे पीजीटी वाला देना है ना, तो आपने 9 to 12 जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे मेरा केमिस्ट्री है ना, तो आपने 9-12 में जो यूनिट आती है और साथ में 11-12 पढ़नी है। फिजिक्स है तो भी 9-10th में जो फिजिक्स की यूनिट आती है और उसके बाद 11-12 में जो आती है वो सारी करनी है। ऐसे ही आपने यहाँ पे टीजीटी पे 6 to 10 करना है, तो 6 to 10 में आपने सारा जो सिलेबस है ना पहले अपना वो देखना है। तो जब आपका सिलेबस वाइज जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपने इनके पीवाईक्यू देखने हैं। तो जब आपके पास ये है कि आपने यहाँ से सिलेबस किया है और जब पीवाईक्यू करोगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है एक अच्छे लेवल तक पहुंच चुका होगा। फिर आप बोल सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन हुई है। बिना चीजों को देखे बिना चीजों को एनालिसिस किए आपने किसी की नहीं माननी है। आप मेरी भी मत मानो, मैं ये नहीं बोलती कि आप मेरी ही सुनो, आप मेरी भी मत मानो। एक बार आप है ना यहाँ पे केमिस्ट्री में जाना, और यहाँ से जो पीवाईक्यू आई है 2017 से लेके 2023 तक मैंने अपने चैनल पे भी करवाई है, तो यहाँ से जाके आप एक बार वो पीवाईक्यू देखना। उनकी जो पीडीएफ है वो भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सब बच्चों को प्रोवाइड करवाई है। ऐसे यहाँ पे टीजीटी साइंस के लिए बस 2017 से लेके 2023 ओनली इंग्लिश मीडियम है, और ये वाली जो पीडीएफ है मैंने कंप्लीट प्रोवाइड करवाई है बच्चों को विदाउट एनी कॉस्ट। तो आप वहां पे पीवाईक्यू देखना, अगर आप पीवाईक्यू देखोगे ना तो फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा, किसी की सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, टीजीटी का हम बोल सकते हैं, जो टीजीटी साइंस का जो लेवल था ना वो पहले हार्ड आता था, लेकिन जैसे जैसे अब आ रहा है ना पेपर, अब वो सिलेबस से आ रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता था और ये टॉपिक 11th-12th का था, लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन है वो नहीं आता। जैसे 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसमें इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मीन्स क्या कि जो हाई लेवल के क्वेश्चन है उनकी जो वेटेज है वो थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी आपने कम से ये 6 to 10 एनसीईआरटी टीजीटी के लिए और 9 to 12 एनसीईआरटी पीजीटी के लिए एक बार अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि पेपर है वो एनसीईआरटी से ही आता है, कहीं बाहर से नहीं आता। तो इस वाली चीज को आपने करना कि हाँ एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो तो एनएफ है, वो आप पे डिपेंड है कि आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हो। उसमें मैं बस यही बोलूंगी कि देखो टीजीटी साइंस के लिए तो मैंने सीरीज चलाई हुई है, बाकी आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूनिट का नाम लिखना यूट्यूब पे और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ढूंढना।
तो वहां पे आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे जो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। मैं तो किसी वीडियो में ये नहीं बोलती कि आप मेरी वीडियो देखो, वो नहीं है। बस आपका एग्जाम होना चाहिए, आपको जहां से जिसका जो समझ आता है आप वहां से देख सकते हो। बस आपने क्या करना है, एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देनी है। किसी भी बुक से पे जाने से पहले आपने एनसीईआरटी को प्रेफर करना है, बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ। तो एनसीईआरटी बिल्कुल एनफ है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी भी सिलेबस देखो अपना, उसके अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी से एनालाइज करो कि क्या वो टॉपिक है जो सिलेबस में मेंशन है वो एनसीईआरटी में है, और उसके बाद खुद से एनालिसिस करो, किसी की मत मानो। ठीक है, तो हाँ पीवाईक्यू है जो आपके सब्जेक्ट को मैंने बता दिया कैसे प्रिपेयर कर सकते हो टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, और जो एनसीईआरटी है वो आपकी एनएफ है। उसके बाद है हमारा ये वाला जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एस्टेट है, बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं वो शादी के बाद देती है, तो उनके लिए ये वाली चीज है कि हाउसवाइफ कैसे प्रिपेयर करे। अब उनके पास फैमिली प्रेशर भी होता है, और वैसे भी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग बता देती हूँ, मुझे तो बस बताना है, आपने अप्लाई करके देखना है। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो ही आपने अप्लाई करना है, अदरवाइज मत करना। तो यहाँ पे देखो, अब आपको है ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपको 5 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। देखो हाउसवाइफ है तो भी हम 5 घंटे मान सकते हैं, क्योंकि आप चाहोगे ना तो 1-2 घंटा हमारे पास मॉर्निंग में आ जाएगा, और 1-2 घंटा हमारे पास जो हमारा डे टाइम होता है वहां पे भी आएगा, और 1-2 घंटा, हाँ 1-2 आवर है वो हम नाइट टाइम में भी दे सकते हैं। तो अगर ऐसे भी आप दोगे ना तो 6 आवर आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, यहाँ पे आपने 6 आवर आपने देने ही देने हैं, इससे कम पे मत जाना, क्योंकि फिर वही है आपका 1-2 मार्क्स पे जाके रुकेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि मैम हमने 5 से 6 बार दे लिया और 85-86 इतने मार्क्स आते हैं। तो फिर वो वाला काम आपके साथ होगा अगर आपने ऐसा किया तो। 6 घंटे हावर्स आपने देने हैं। अब इन 6 हावर्स को कैसे करोगे, इनमें से देखो 1 हावर आपने सीडीपी को देना है, सीडीपी को नेग्लेक्ट नहीं करना है, और यहाँ पे आपने 2 घंटे किसको देने हैं, सब्जेक्ट को देने हैं। 2 घंटे आपने सब्जेक्ट को देने हैं और 1 घंटा आपने सीडीपी को देना है। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास बचेंगे 3 घंटे। उन 3 घंटे में आपने जीके, रीजनिंग और मैथ, इनके बस पीवाईक्यू करने हैं। इनके टॉपिक छोड़ दो आप, बस पीवाईक्यू को अच्छे से कर लो। जितने भी पीवाईक्यू आए हैं टीजीटी में आए, अगर आप टीजीटी का दे रहे हो ना तो भी आप पीजीटी पीआरटी है वो उनके भी साथ में लेके चलो। जैसे मैथ रीजनिंग है, इनके जो क्वेश्चन है वो बहुत बार रिपीट होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, स्टेटमेंट रिपीट नहीं होती है। एडिट आपने आंसर को याद नहीं करना, अपने कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे हमारे पास ये हो गया सीआई या एसआई वाला हो गया क्वेश्चन, हर बार रिपीट होता है। उसके बाद वर्क टाइम वाला क्वेश्चन हो गया, हर बार रिपीट होता है। तो इन ऐसे वाले जो टॉपिक मिलेंगे ना आपको, वो वाले टॉपिक है पीवाईक्यू से आपके अपने आप हो जाएंगे। वैसा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना तो वैसे पीवाईक्यू के जैसे ही फ्रेम होके आएगा, तो आपसे गलत नहीं होगा। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करो, इन तीनों के बस पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू कैसे, अच्छे से आपने करके देखने, खुद से करके देखने, हाथ से करके देखने, और हो सके तो 2 से 3 बार करो, तो आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पे हो जाएगी इन क्वेश्चंस की। और यहाँ से भी आपके फिर 7-8 मार्क्स है, मान सकते हैं कि पीवाईक्यू करने से आ सकते हैं। और जीके में भी आपके 5 to 6 मार्क्स है, वो कहीं नहीं गए। तो आपने 2 घंटे यहाँ पे सब्जेक्ट को देने, 1 घंटा आपने सीडीपी को देना, और 3 घंटे में बस इनके पीवाईक्यू करो अच्छे से, और साथ में हिंदी इंग्लिश के भी आपने पीवाईक्यू करने हैं। क्योंकि अगर आपके पास इतना ही टाइम है तो फिर उस टाइम में आप पीवाईक्यू को भी अच्छे से करोगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि वहां से पीवाईक्यू रिपीट हो रहे हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट रिपीट होएगा। जैसे आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा संधि, ठीक है, और संधि को आपने ऐसे करना है कि संधि का टॉपिक रहेगा ना, जैसे मैंने बोला संधि कि संधि आपने ऐसे करना है कि जो संधि आप ऐसे करोगे कि जो पूरा टॉपिक है वो आप पढ़ोगे। उसमें आपने ये नहीं करना कि बस पीवाईक्यू में जो संधि दी गई है उसको पढ़ लिया आपने। आपने क्या करना है, पूरी जो संधि होगी ना उसको अच्छे से करना है। मीन्स क्या कि जितने भी संधि के टाइप होंगे वो सारे के सारे हैं आपने अच्छे से पढ़ने हैं। 5 टाइप्स आपको मिलेंगे ना, तो 5 के 5 टाइप्स हैं वो आपने करने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ आपको। तो ऐसे आपने हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ है उनके पीवाईक्यू को करना है। 3 घंटे हमने दे दिए, 3 घंटे बस आपने पीवाईक्यू पे लगाने हैं। तो ऐसे आप अगर इन चीजों को मैनेज करोगे तो हो सकता है कि आपकी जो तैयारी है वो एक अच्छे लेवल पे आ जाए। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है ना तो आप 8 से 9 घंटे निकाल लो, अगर नहीं है तो फिर इन चीजों को आप ऐसे पढ़ सकते हो। इनके पीवाईक्यू को लेके चलो, सब्जेक्ट और सीडीपी को अच्छे से कर लो, क्योंकि सीडीपी में भी आपके 20 मार्क्स आ गए, यहाँ से भी आपके 35 मार्क्स आ गए, तो आपके 55 मार्क्स आ गए यहाँ से टोटल। तो हमें बस 35 मार्क्स चाहिए बाकी से। तो क्या हो सकता है कि आपने इन रीजनिंग मैथ्स में से अगर कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे तो फिर हमारे गलत नहीं होंगे, ऐसे आप
इसको कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि पीवाईक्यू का बेनिफिट कितना है और हम करेंगे कितना। तो जैसे मैंने मैथ पे, मेरा जो चैनल है ना, मैंने वहां पे मैथ के पीवाईक्यू करवाए हुए हैं, वहां पे मैंने मैथ के पीवाईक्यू करवाए हुए हैं। तो वहां पे आप देखोगे ना, तो कॉन्सेप्ट ये वाले जो मैं 5 टॉपिक अभी बताऊं, इसमें CISI वाला हो गया, वर्क टाइम वाला हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला हो गया, ये वाले जो 4-5 टाइप है ना, वो हर बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद हाँ यही है मेन, तो ये वाले जो टाइप है वो रिपीट हो रहे हैं। तो वहां पे अगर आपके पीवाईक्यू से आएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे देखो, मैं बाकी सब्जेक्ट का नहीं बोलूंगी, लेकिन देखो पीजीटी के लेवल पे मुझे पता, पीजीटी केमिस्ट्री का आप देखोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि पीवाईक्यू में 20 से 25 क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिपीट होते हैं। तो आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके भी पीवाईक्यू करने हैं, और जो साथ में हमारा कॉमन पोर्शन है उसके भी पीवाईक्यू करने हैं। तो पीवाईक्यू आपके लिए मस्ट है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पीवाईक्यू हम करेंगे कहाँ से। तो देखो आपके पास अगर है मटेरियल इसका तो ठीक है, अगर नहीं तो आपने क्या करना है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर गुप्ता की बुक लेनी है। वहां पे आपको कंप्लीट पीवाईक्यू मिलेंगे और इतनी कॉस्टली नहीं आती। ये जो बुक है 200 से लेकर 250 तक आती है। और उसके बाद इसमें आपको सारे पीवाईक्यू मिलेंगे, हेल्प हो जाएगी आपकी पीवाईक्यू की। अब यहाँ पे पीवाईक्यू की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, पीवाईक्यू है वो आपने अपने आप से करना पड़ेगा। ऑप्शन मिलेंगे आपको, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, मैथ रीजनिंग की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, बाकी क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको वहां पे आर गुप्ता की बुक लेके उनके खुद से आंसर ढूंढो। जब आप उनके आंसर खुद से ढूंढोगे ना गूगल पे जा जाके, तो फिर आपकी जो चीजें हैं वो, अगर आप एक चीज देखने जाओगे तो वहां से 4 चीजें उसके साइड की पता चलेंगी। अगर वो वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका फिर से आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद पीवाईक्यू के लिए मैंने बता दिया, ये हमारा हो गया कि हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखो इससे संबंधित मेरे ख्याल में आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इन चीजों को ऐसे एक बार आप अपने आप पे अप्लाई करके देखना, अगर हेल्पफुल हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चल रहे हो वैसे ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।